लो जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर आ चुकी है जिसका हम सबको इंतज़ार था। तो दिल्ली में, जी हाँ, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ चुकी है। अभी जो यमुना है वो भी साफ हो ही जाएगी, ठीक है। तो 1993 के बाद अब जाकर सरकार आई है बीजेपी की। तो बिना किसी देरी के वीडियो को देखना शुरू करते हैं। वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये बात कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो अभी नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें, और बेल आइकन को क्लिक कर देना। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर भी कर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को देखना करते हैं शुरू, बाकी की रिएक्शन एंड में देंगे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस पिक्चर को देखिए। यह है 2020 का दिल्ली असेंबली का चुनाव, जिसमें से आप देख सकते हैं क्लियरली 70 में से 62 सीट्स आम आदमी पार्टी को मिला था। मतलब मैसिव विक्ट्री मिली थी 2020 में, और बीजेपी को सिर्फ 8 सीट मिली थी, कांग्रेस को 0 सीट्स मिली थी। इनफैक्ट अगर आप 2015 का डेटा देखोगे तो उस समय तो आम आदमी पार्टी को 67 सीट्स मिला था। मतलब एक बदलाव की पार्टी मानी जा रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि दिल्ली के राजनीति में और पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वैसे अगर आप देखोगे 2015 और 20 में आम आदमी पार्टी को जो वोट शेयर मिला था वो 50% के करीब था, और यहां पर बीजेपी को जो वोट शेयर आप देख सकते हैं ये लगभग 32%, फिर 2020 में 38% के आसपास मिला था। तो शायद ऐसा लग नहीं रहा था, किसी ने सोचा नहीं था कि क्या आम आदमी पार्टी 2025 का चुनाव हार सकती है। लेकिन जिस तरह से चीजें हुई हैं पिछले 1-1.5 साल में, अगर आप देखेंगे, चाहे वो यमुना की बात हो या फिर शीश महल हो गया, बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कशन हुआ है। और अभी अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर देखेंगे, जो बीजेपी को वोट परसेंट मिलने जा रहा है वो लगभग 50% के करीब है, 48-49% के करीब है। वहीं आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 50% से गिरकर 42-43% होने जा रहा है। अगर आप मीडिया के हिसाब से देखेंगे इस समय, क्योंकि ध्यान रखिएगा पूरी तरह से चुनाव का जो रिजल्ट है अभी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिशा पता चल गई होगी कि दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखिए तो बीजेपी को जो सीट है टोटल वो आपका 41-42 के आसपास बताया जा रहा है। कई बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 48 सीट्स जीत जाएगी, 50 सीट्स जीत जाएगी। अब तो क्या है कि शाम तक जब एग्जैक्ट रिजल्ट पता चलेगा तब हम देख सकेंगे। लेकिन आपको पता ही है कि मेजॉरिटी के लिए 35 सीट से ज्यादा चाहिए। मतलब 36 सीट्स अगर आ गई तो यहां पर जिस पार्टी को सीट मिलती है 36, वो चुनाव जीत जाएगा और वो सरकार बनाएगा। इनफैक्ट यहां पर मैं इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है, जो सबसे पुख्ता माना जाता है, तो अभी तक जो काउंटिंग चल रही है जिसमें आप देख सकते हो 62 के लीड सामने आए हैं, जिसमें से बीजेपी को 39 सीट्स आगे बताया जा रहा है। ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए, ध्यान रखिएगा, ये लीड है बेसिकली। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है 36 से ज्यादा ही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी है वो चुनाव जीतने वाली है। वहीं आपको पता होगा कि बहुत सारे सीट्स के ऊपर कांटे की टक्कर है। जैसे कि आप देख सकते हैं नई दिल्ली वाली जो सीट है उसमें अरविंद केजरीवाल और जो बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह हैं उनके बीच में बड़ा टक्कर होने जा रहा है। इसमें अभी के लिए बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी आगे हैं 200-300 वोट से, या फिर कई बार 500-600 वोट से। लेकिन कई बार ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो यहां पर आगे निकल रहे हैं। तो इस तरह के कई बार आपको टक्कर देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अभी जो करंट सीएम है दिल्ली की अतिशी, वो भी कालका जी से पीछे चल रही थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अगर आप देखोगे। तो लगातार ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो दिल्ली के अंदर सरकार बना रही है। और 27 साल के बाद मैं आपको सब कुछ डेटा वगैरह बताऊंगा कि कैसे 27 साल के बाद बीजेपी आ रही है, और साथ ही साथ 5 बड़े कारण क्या है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार रही है। सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा मैं आपको दिल्ली का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो बता देता हूं। 1951 में सबसे पहला चुनाव हुआ था, आप ध्यान रखिएगा। 1951-52 में जो है यहां पर जो दिल्ली असेंबली है वो बनती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 1957 से 1993 के बीच में
इसको सिंपली यूटी रखा जाता है, मतलब एक नॉर्मल जो यूनियन टेरिटरी होता है विदाउट असेंबली, वो दिल्ली का स्टेटस होता है लगभग 37 ईयर्स तक। फाइनली क्या होता है कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेता हैं, वो बार बार मांग करते हैं कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए या फिर एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए। इसको देखते हुए 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव हैं वो इस चीज को मानते हैं और आप देख सकते हो दिल्ली के अंदर एक असेंबली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बनाई जाती है, वो पावर दिया जाता है और इसके अंदर टोटल 70 सीट्स होते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, दिल्ली सरकार के पास जो लैंड लॉ और ऑर्डर है वो उसके पास नहीं रहता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है और वही सिस्टम अभी चलता आ रहा है। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे इस चार्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 1952 में जो पहला असेंबली बना था उसमें टोटल 48 सीट्स थे, जिसमें आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 39 सीट्स और उस समय ये भारतीय जनसंघ था, उनको 5 सीट मिला था। फाइनली 37 ईयर्स के बाद आप देख सकते हो एक और चुनाव होता है 1993 में और आप देख पाएंगे इसमें टोटल 70 सीट्स हैं और उस समय ध्यान रखिएगा बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल हुई थी और उस समय आप देख सकते हो ये जो बीजेपी की सरकार थी इसमें टोटल बीजेपी के 3 लीडर्स चीफ मिनिस्टर बने थे। सबसे पहले मदन लाल खुराना, उसके बाद साहेब सिंह वर्मा और फाइनली सुषमा स्वराज भी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या होता है कि ये जो जीत थी दिल्ली के अंदर बीजेपी की, ये आखिरी जीत थी, मतलब 1998 तक बीजेपी रूल की दिल्ली के अंदर और 27 साल तक बीजेपी पावर में नहीं आई, क्योंकि 1998 में जो चुनाव हुआ था आप देख सकते हैं यहां पर कांग्रेस को 52 सीट्स, 2003 में जो चुनाव हुआ कांग्रेस को 47 सीट्स और 2008 में जो चुनाव हुआ कांग्रेस को 43 सीट्स आई थी। और अगेन आपको सबको पता ही होगा शीला दीक्षित, उनका एक रिकॉर्ड नंबर रहा है, 3 बार लगातार वो चीफ मिनिस्टर रही हैं। फिर उसके बाद आप सबको पता है कि जो पूरा करप्शन का जो रैली निकलता है, अन्ना हजारे एंटी करप्शन जो मूवमेंट पूरा चलता है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी सामने आते हैं और फाइनली आप देख सकते हो यहां पर 2013 में जो चुनाव होता है उसमें आम आदमी पार्टी कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शन और ये हंग असेंबली हो जाती है, किसी को भी क्लियर मैंडेट नहीं मिलता है क्योंकि 36 सीट चाहिए होता है यहां पर आपको मेजॉरिटी के लिए, लेकिन बीजेपी को 32 आता है, आम आदमी पार्टी को 20 और कांग्रेस को 8। और सरप्राइजिंगली आप सबको याद होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाते हैं। कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती है और आम आदमी पार्टी सरकार चलाती है, लेकिन आप सबको याद होगा आई थिंक शायद 48 या 49 डेज में यहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो हट जाती है, पीछे हट जाती है। उनका कहना है कि नहीं, हम ये सरकार नहीं चलाएंगे एंड इसकी वजह से फाइनली लगभग 1-1.5 साल के बाद यहां पर 2015 से वापस से चुनाव होता है और इसमें जो जीत मिलती है आम आदमी पार्टी को, मतलब काबिले तारीफ है। आप देख सकते हो 67, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि 70 सीट्स में से 67 सीट्स आम आदमी पार्टी को मिलेगी। फिर उसके बाद 2020 में अगेन चुनाव हुआ, 62 सीट्स आम आदमी पार्टी को मिला और लगातार 2 बार अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो में कि यहां पर जिस तरह के हालात इस समय हैं, बीजेपी जो है ये चुनाव जीतने जा रही है। अब बात यही है कि आखिरकार कितने सीट से जीतेगी, क्या बीजेपी को 50 सीट्स आएंगे या 40 सीट्स आएंगे या फिर 37 सीट्स आएंगे, डिपेंड करता है क्योंकि थोड़ा बहुत आंकड़ा जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि वो 5 बड़े कारण क्या है जिसकी वजह से जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो चुनाव हार रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी है वो चुनाव हार रही है। सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है ना, कोई भी पार्टी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आप ले लो, अगर उसका ब्रांड एक सिंगल पर्सन है और उस सिंगल पर्सन का ब्रांड को धक्का लगता है तो कहीं ना कहीं पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा जो पार्टी है वो हिल जाती है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है तब से यहां पर जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो उसके फेस हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो आए थे तो सबको कहीं ना कहीं एक बड़ा भरोसा हुआ था कि एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS जो सर्विस है उससे जॉब छोड़कर वो एक्टिविज्म में आए, करप्शन को हटाने के वादे से पूरे आए। और अगर आप उनका पहनावा देखोगे, हर चीज देखोगे तो आम आदमी जो है वो उनसे कनेक्ट कर पाता था। मतलब जो शर्ट पहना हुआ, जिस तरह से मफलर लगाना हुआ, पेन लगा होता था शर्ट में, आप सबको पता होगा। तो इस तरह की चीजें लोगों को काफी पसंद आ रही थी और उनका जो इमेज था जो एंटी करप्शन का, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा धीरे धीरे पिछले 1-1.5-2 साल से। अगर आप देखेंगे, चाहे वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम हो गया, जो लिकर स्कैम जिसकी हम बात करते हैं, फिर उसके बाद यहां पर जो चीफ मिनिस्टर का रेसिडेंस है जिसको बीजेपी काफी बढ़ चढ़कर दिखा रही थी, शीश महल बार बार बोल रही थी। क्योंकि आपने देखा होगा यहां पर 2015 के पहले
अरविंद केजरीवाल जी का जितने भी बयान थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, हमारे जितने एमएलएज हैं वो कोई सरकारी बंगले में नहीं जाएंगे, जहां पर वो रह रहे हैं वो पहले से रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको और अभी जो हो रहा है उसको लेकर बार बार कंपेयर करके चीजें दिखाई जा रही थी। तो बीजेपी ने भी यहां पर स्ट्रैटेजी चली कि कैसे जो अरविंद केजरीवाल जी का जो इमेज है उसको हम लोगों के सामने ला सकते हैं, और वही चीज हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी का जो इमेज को धक्का लगा उसका डायरेक्ट असर ओवरऑल जो पार्टी है आम आदमी पार्टी उसके ऊपर देखने को मिलेगा। ऑल्दो अरविंद केजरीवाल जी ने यहां पर उसको थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस करने की भी कोशिश की कि ऐसी कोई बात नहीं है, और इसीलिए आपने देखा होगा जब वो जेल से बाहर आए थे लोकसभा चुनाव के बाद, तो यहां पर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं रहूंगा, तब तक आतिशी जी जो है वो चीफ मिनिस्टर के पद पर बनी रहेंगी। लेकिन फिर भी चीजें उतनी वर्कआउट नहीं कर पाती हैं। तो सबसे पहला यह है। फिर दूसरा यहां पर जो मेन कारण बताया जा रहा है, एक तो देखिए क्या होता है ना हमारे देश के अंदर एंटी इनकम्बेंसी, स्पेशली 2 टर्म कोई छोटा मोटा नहीं होता। अगर आप 10 साल तक किसी स्टेट में रूल कर रहे हैं तो बहुत कम ऐसा हुआ है, चाहे थोड़ा बहुत अगर आप सिक्किम की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, इनफैक्ट सेंटर में जो है मानना पड़ेगा 2024 में मोदी जी दोबारा चुनकर आते हैं। ऑल्दो ऐसा दिखाया जाता है कि यहां पर फुल मेजॉरिटी नहीं आई है बीजेपी को, लेकिन अगेन आपको समझना होगा भारत जैसे देश में लगातार 2-3 टर्म रूल करना यह आसान बात नहीं होता है। तो अगेन एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, लोगों को थोड़ा सा फ्रेशनेस चाहिए होता है, चीजें चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको और ज्यादा तेजी से बढ़ाया, और जो पूरा इलेक्शन जगन्नाथ है बीजेपी का, चाहे वो पीएम मोदी हो या अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिस्वा शर्मा, सबको इलेक्शन के अंदर झोंक दिया। और इसी की वजह से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो शायद पिछले 10 साल से जो रूल कर रही थी कोई फ्रेशनेस नहीं ला पा रही थी दिल्ली के अंदर, लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि एक बदलाव की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण है। नेक्स्ट यहां पर जो तीसरा बड़ा कारण देखिए, हाफ ट्रूथ एंड यमुना का जो पूरा इशू सामने आया है। देखिए कहीं ना कहीं लोगों को यह चीज समझ में आ रही थी कि 2014-15 के पहले अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलते थे और अभी क्या बोल रहे हैं। स्पेशली यहां पर यमुना की मैं बात करना चाहूंगा, बार बार 2-3 रिकॉर्डिंग्स प्ले करके दिखाई जा रही थी कि 2015 के चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि अगर यहां पर यमुना साफ नहीं हुआ 5 साल में तो मुझे वोट मत दीजिएगा। फिर 2020 में उन्होंने ये चीज कहा कि यमुना साफ नहीं हुआ तो मुझे वोट मत दीजिएगा, और 2025 में भी यही कुछ चीजें वो कह रहे थे। आपने देखा होगा रिसेंटली उन्होंने कई सारे पॉडकास्ट वगैरह किए थे अलग अलग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ मिलकर, लेकिन यहां पर लोगों को ऐसा समझ में आया कि बार बार वो ये चीज कहते तो हैं कि आप मुझे वोट मत करिएगा अगर इस बार साफ नहीं हुआ, और बार बार वो ये चीज कह रहे हैं फिर से। और रिसेंटली तो यमुना का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। मतलब जिस तरह के बयान दिए गए थे अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस भेजा था कि यहां पर आप ये कह रहे हो, अरविंद केजरीवाल जी ने क्लेम किया कि हरियाणा जो बीजेपी की सरकार है जहां पर वो पॉइजन मिक्स करके भेज रही है दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है यमुना का। तो एक बहुत बड़ा बयान आता है, एक सेंसेशन जो कहते हैं ना वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये चीज हो सकता है शायद लोगों को पसंद नहीं आया होगा। इलेक्शन कमीशन ने भी सफाई मांगी कि ये जो पॉइजन की आप बात कर रहे हो वो पॉइजन किसने मिलाया, क्या है, आप प्रूफ तो दो, बस आप इस तरह से चीजें कह रहे हैं। तो ये चीज शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट जो चौथा एक बड़ा कारण, लेट मी टेल यू, क्या है ना कि वैसे तो हमारे देश में मिडिल क्लास की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन स्पेशली दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे ना तो मिडिल क्लास बहुत ज्यादा मैसिव है, काफी ज्यादा बड़ा है। 2/3 से ज्यादा जो पॉपुलेशन है दिल्ली के अंदर वो आप कह सकते हैं कि वो मिडिल क्लास की है। 67% हाउस होल्ड मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का अगर ज्यादातर चीजें अगर आप देखोगे जो फ्रीबीज वो देते हैं या फिर जो सब्सिडीज वो प्रोवाइड करते हैं तो वो ज्यादातर स्लम एरियाज के लिए, जो झुग्गी झोपड़ी हो गया, तो वहां पर तो हो सकता है कि उनका जो वोट है वो इंटैक्ट होगा। लेकिन मिडिल क्लास इस चीज से परेशान हो रहा था कि हम जो भी टैक्स वगैरह पे करते हैं, जो भी कुछ होता है, वो सारा जो लोअर इनकम क्लास है वो यहां पर पैसे ले जाती है, वो एक प्रकार से उनको फ्रीबीज के तौर पर, सब्सिडीज के तौर पर दिया जाता है। लेकिन हमारे लिए क्या? और यहां पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं बाजी मारने की कोशिश की, लेट मी टेल यू। क्योंकि जनवरी के महीने में आप सबको याद होगा मैंने वीडियो भी बनाया था रिगार्डिंग 8th पे कमीशन, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का काफी अच्छा खासा जो सैलरी है वो बढ़ सकता है। फिर इसके अलावा स्पेशली जो बजट में हुआ है, यूनियन बजट जो पेश किया गया, उसके अंदर जो इनकम टैक्स का रिबेट है उसको एकदम अचानक से 12 लाख से बढ़ाकर, 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया। मतलब 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है, अगर इनफैक्ट अगर आप सैलरीड पर्सन है और 12,75,000 तक आपकी इनकम है, तो कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और जो टैक्स स्लैब है उसमें भी बड़ा बदलाव किया गया था। तो इसकी वजह से हो सकता है कि एक मिडिल क्लास काफी इन्फ्लुएंस हुआ होगा। और नेक्स्ट जो आखिरी 5वां कारण है वो है आपका यूनाइटेड ऑपोजिशन नहीं देखने को मिला लोकसभा में। स्पेशली अगर आप देखोगे जो इंडिया ब्लॉक का परफॉर्मेंस था स्टिल मच बेटर था, और बीजेपी को
पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई। अगेन उसका एक मेन कारण यूनाइटेड ऑपोजिशन। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे स्पेशली क्या हुआ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़े थे दिल्ली के अंदर। ऑल्दो 7 में से कोई भी सीट उनको नहीं मिला था, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि अगर उसको शायद वो एक साथ आगे ले जाते, हरियाणा के अंदर आगे ले जाते, हरियाणा में ही तुरंत स्प्लिट हो गया। मतलब आप 6 महीने पहले कह रहे हो कि हम साथी हैं, एक दूसरे के साथ हैं, फिर अचानक से सेपरेट हो जाते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, तो ये चीज लोगों को शायद पसंद नहीं आएगी। तो यही चीज आपको देखने को मिलेगा कि हरियाणा में पहले आप अलग हो गए, फिर उसके बाद यहां पर दिल्ली में एक साथ आप नहीं आए, और आप 2024 में कह रहे थे कि नहीं हम दोनों एक साथ हैं, हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो यूनाइटेड ऑपोजिशन था वो स्प्लिट हो गया। फिर कांग्रेस की बात नहीं है, यहां पर और भी पार्टीज ने चुनाव लड़ा। फॉर एग्जाम्पल मायावती जी की जो बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने 70 सीट्स पर चुनाव लड़ा। इनफैक्ट लेफ्ट पार्टीज ने भी लगभग हाफ डजन सीट्स पर चुनाव लड़ा। असदुद्दीन ओवैसी इस बार उनकी भी जो पार्टी है AIMIM वो भी चुनाव लड़ रही थी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अपोजिशन का वोट है वो स्प्लिट हो जाता है, एंड अगेन बीजेपी को इसका फायदा मिल गया। तो ये 5 बड़े कारण थे दोस्तों, जिसकी वजह से 2025 का जो दिल्ली चुनाव है वो बीजेपी। तो मेन बात तो ये है कि जीत तो गई ना भी, तो मेन बात ये है। बाकी आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं जी ना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है। बाकी इतने सालों के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत बड़ी बात है। बाकी अगर बात करें इनकी अपना 2014 की बात करें तो 2014 में भी ना बीजेपी जीत चुकी थी ऑलमोस्ट ना, 32 सीट मिली थी उसको। बाकी सिर्फ 4 सीटों से पीछे थी। बाकी दूसरे अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उसको मिली थी तो 28 सीट्स। तो तब भी सरकार इनकी बन सकती थी, बट कोई दूसरा वो नहीं था संजोगी, इसलिए नहीं बनी। वो फिर से इलेक्शन हुआ तो वो हार के और 3 सीट बीजेपी को मिली। खैर अब की अगर बात करूं तो एक नेगेटिव पॉइंट किया है बीजेपी ने, वो है फ्री फीस। बीजेपी भी ना थोड़ी सी ना फ्री में ना चीज़ें बांटेगी, ये बीजेपी ने कहा। ये इसलिए कहा क्योंकि दिल्ली में जो स्टेट इलेक्शन होते हैं ना, सेंट्रल इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, स्टेट इलेक्शन जो होते हैं उनमें ना लोग ना फ्री फीस चाहते हैं, ऐसा बीजेपी को लगा और ऐसा है भी। बट ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट राजनीति में सब चलता है। अगर लोगों का भला करना है ना तो भी कभी कभी ना गलत रास्ता लेना पड़ता है। तो आई थिंक इस हिसाब से बीजेपी ने गलत रास्ता लिया है ये फ्री फीस का। बाकी चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, चढ़ते सूरज के सामने जो कुछ कुछ मिस्टेकें होती हैं वो इग्नोर कर दी जाती हैं। बाकी अभी देखना ये होगा कि जिस सीट से केजरीवाल हारा है खुद, उस सीट का जो है बीजेपी का मेंबर वो सीएम फेस होगा या फिर कोई और होगा। क्योंकि पिछली बार तो वो था रिंकिया के पापा, वो तो हार गया, उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा कि इस बार मैं क्यों नहीं चेहरा बना। बाकी एक तो सिरसा भी है, मैं भी मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, दिल्ली का जो सीएम है इस बार आई थिंक किसी सिख कम्युनिटी से बनाए नरेंद्र मोदी, में भी मुझे लग रहा है जहाँ तक। बाकी कुछ कह नहीं सकते इसके ऊपर। बाकी आपका क्या विचार है जी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बात तो बहुत सारी करनी है पर बात पता क्या है, वीडियो लंबी हो जाती है और व्यूअरशिप बहुत कम आती नहीं है, इसलिए यहाँ तक ही वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। बाकी कौन कौन खुश है वो वीडियो को लाइक करे, कमेंट सेक्शन में बताना जिसको खुशी है सच में। तो बिना भी तो यमुना साफ हो ही जाएगी, इस उम्मीद के साथ ही रिश्ता है दिल्ली वालों ने, ठीक है। करते हैं वीडियो ख़त्म, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पाकिस्तान चैनल को वो सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, व्यू देखते हो, इंडियन रिएक्शन को भी दे दिया करो, ठीक है। करते हैं वीडियो को ख़त्म, जय हिंद।